Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. This is Sumbul Naz. Today we will discuss about perception. We will discuss in video about the types of perception, and first of all we will discuss about the definition of perception, what are the causes of perception, how perception occurs, and what are the factors that affect perception. So first of all, before starting this video, I would like to request you that please like, subscribe and share my channel with others so that others may get benefit from it. If we talk about perception, it is actually a process by which sensory information is actively organized and interpreted by the brain. अगर हम इसकी definition की बात करें तो इसमें selecting, organization and interpretation of the new sensory data into useful mental representation of the world, यानी किसी भी information को select करना, उसको organize करना और फिर उसको interpretate कर देना, यानी sensory information आ रही है और उसको इस form में interpret करना कि वो हमें समझ आ सके या हम किसी भी चीज़ को कैसे लेंगे. For example, देयर इज़ अ पेन. कुछ कहेंगे कि ये ब्लैक पेन है, कुछ कहेंगे कि ये जो है वो पियानो का पेन है, कुछ कहेंगे कुछ भी वो उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. दिस इज़ परसेप्शन और ये डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि किस तरह की हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, किस तरह का हमने उसके साथ एक्सपीरियंस किया हुआ है. ठीक है, वो चीज़ एक सिंपल सी चीज़, इवन के पेन, उसके साथ भी हमारे एसोसिएटेड इमोशंस हो सकते हैं. सो हर चीज़ अफेक्ट करती है. वो आगे हम सब्जेक्टिव फैक्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो परसेप्शन है हमारी वो सब्जेक्टिव फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और किस तरह से ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी स्टिमुलस के कैरेक्टरिस्टिक कैसी हमारी परसेप्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं और हमारे अपने जो कैरेक्टरिस्टिक हैं यानी जो परसीवर है उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे अफेक्ट कर रहे होते हैं हमारी परसेप्शन को. देन इज़ हाउ सेंसेशन अकर. जैसे कि हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन हैं जिनको हम पीछे स्ट्रक्चर आई, ईयर और नोज़ की एक्सप्लेन भी कर चुके हैं. इसमें डिफरेंट तरह के रिसेप्टर सेल्स होते हैं. अब ये जो रिसेप्टर सेल हैं ये क्या करते हैं, जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करते हैं, उसको गैदर करते हैं और फिर उसको प्रोसेसिंग की तरफ लेके जाते हैं. यानी इन्वायरमेंट से कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ऑब्वियसली वो रिसेप्टर सेल्स के थ्रू ही मिलेगी. अगर हम कुछ देख रहे हैं तो उसके लिए जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो हमारी आइज़ के अंदर प्रेजेंट हो गए. अगर हम कुछ फील कर रहे हैं, कुछ स्मेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिसेप्टर स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन के ऊपर लाई कर रहे होंगे. तो इसी से सेंसेशन अकर करती है. और जब हम सेंसेशन की बात कर लें कि सेंसेशन अकर कर गई तो उसके बाद जो फर्दर प्रोसेसिंग हो रही होती है यानी इन्फॉर्मेशन गैदर होने के बाद जो इंटरप्रेट हो जाती है उसको हम परसेप्शन कहते हैं. Then comes perceptual process. It actually involves three basic steps. The first one is selection, the second is organization, and the third one is interpretation. Selection actually refers to choosing which of many stimuli that will be processed. For example, we are sitting in a room और हमें किसी भी एक स्टिमुलस के ऊपर फोकस करना है. देखिए हमारी इन्वायरमेंट में एट अ टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं, बट जिसको हम अटेंशन दे रहे होंगे वो सिलेक्टिव परसेप्शन होती है. हमारी परसेप्शन हो, हमारी अटेंशन हो, वो सिलेक्टिव होती है कि हम एक टाइम पे किसी एक चीज़ के ऊपर ही फोकस कर सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं स्पेसिफिक स्टिमुलस के बारे में. और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आता है विच इज़ वी कॉल्ड इट एज इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम उन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ है और हम उसके साथ जो है उसको कैसे परसीव कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फैक्टर्स में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम इन्फॉर्मेशन को लेके चल रहे हैं और किस तरह उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करें. हर इंडिविजुअल जो है वो एक ही स्टिमुलस को डिफरेंट वे में परसीव करता है. इसी वजह से परसेप्चुअल प्रोसेसेस एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक डिफर करते हैं. देन वी हैव फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन. दो फैक्टर्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव फैक्टर एंड द सेकेंड वन इज़ सब्जेक्टिव फैक्टर. आगे हम इनको थोड़ा डिटेल से स्टडी कर लेते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, फर्स्ट वन इज़ इंटेंसिटी, सेकंड वन इज़ साइज, डिस्टिंक्ट एंड स्ट्राइकिंग, मूवमेंट, नोवेलिटी, ड्यूरेशन, रेपिटेशन एंड अब्रप्ट चेंज. याद रखिए कि ये जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिक हैं स्टिमुलाई के, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हमारे लिए सेंटर ऑफ अटेंशन है या जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसको देख रहे हैं और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं. इंटेंसिटी की बात करें तो इट इज़ एक्चुअली द पावर, क्वालिटी और स्ट्रेंथ ऑफ अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई. जितना साउंड लाउडर होगा उतने अच्छे से उसको परसीव किया जाएगा. लाउडर डजंट मीन कि बहुत ही ज़्यादा लाउडर हो, लाइक इतना हो कि बिल्कुल कम आवाज़ जो है वो इतने अच्छे से परसीव नहीं होगी, लेकिन जो ज़्यादा आवाज़ होगी वो ज़्यादा अच्छे से परसीव होगी. इसके अलावा ब्राइटर होगी जितनी लाइट, उसको ज़्यादा अच्छे से हम परसीव कर सकते हैं, इवन कि बहुत दूर से भी उसको परसीव किया जा सकता है. इफ़ यू टॉक अबाउट साइज़ तो फुल पेज एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है बिल्कुल एक हाफ कॉलम से. आप लोग अक्सर न्यूज़पेपर भी पढ़े हों तो
जो कलरफुल पेज होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है एज़ कम्पेयर के छोटे छोटे जो कॉलम्स होते हैं। इसके अलावा जो इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिस्टिंक्ट एंड स्ट्राइकिंग। डिस्टिंक्ट एंड स्ट्राइकिंग का ये मतलब है कि जो यूनिक चीज़ होगी, यानी कि जो डल और अनक्लियर थिंग्स हैं उनके मुकाबले में जो डिस्टिंक्ट और स्ट्राइकिंग स्टिमुलाई हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी। अब यहाँ नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स कि जब कोई चीज़ एकदम से मोशनलेस इन्वायरमेंट से मूव कर जाए तो वो ज़्यादा सेंटर ऑफ अटेंशन होती है एज़ कम्पेयर टू मूविंग थिंग भी। ठीक है, एक बिल्कुल स्टिल चीज़ है उसके कंपैरिजन में और एक मूविंग ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में एक ऐसी चीज़ जो कि अभी मोशनलेस एनवायरनमेंट में मूव कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो ज़्यादा स्ट्राइकिंग होगी। और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आप ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा होंगी और उसको परसीव करना आसान होगा। देन इज़ नोवेलिटी। नोवेलिटी का मतलब ये है कि एक न्यू और नॉवल थिंग जो है उसको ज़्यादा अच्छे से परसीव किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एंड यूज थिंग। फिर ड्यूरेशन की हम बात करते हैं तो जो टेलीविज़न और रेडियो एडवर्टाइजमेंट है वो कुछ लोगों को वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल की इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। लेकिन ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो लॉन्गर ड्यूरेशन के जो एडवर्टाइजमेंट है उनको ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्टर वन। फिर रेपिटेशन की बात करें तो जो रेपिटेशन हो रही होती है जिन स्टिमुलस की तो हम उसके यूज टू हो जाते हैं और हम एडेप्टेशन शो कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग उसको इतने अच्छे से परसीव नहीं करते। जो स्टिमुलस रिपीट हो रहे होते हैं उसकी वजह से हम रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे होते। नेक्स्ट इज़ एब्रप्ट चेंज। एब्रप्ट चेंज का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सिचुएशन है और मैं थोड़ा ऊंचा बोलना स्टार्ट कर लूँ तो एकदम से एब्रप्ट चेंज आएगा तो वो बंदा थोड़ा अटेंटिव हो जाता है, ठीक है, उसकी जो परसेप्शन है वो एकदम से अफेक्ट होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी परसेप्शन को। देन कम सब्जेक्टिव फैक्टर्स। सब्जेक्टिव फैक्टर को हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परसीवर भी कह सकते हैं। इस तरह से होता है कि कभी कभी हमारी परसेप्शन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिमुलस की बजाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परसीवर से भी अफेक्ट हो रही होती है। परसीवर मीन वो इंडिविजुअल जो किसी भी चीज़ को देख रहा है, वो किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है और फिर उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर रहा है या इंटरप्रेट कर रहा है अपने एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड, अपने कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करते हुए भी और साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं उनको भी यूज़ करते हुए। तो ये दोनों फैक्टर्स साथ साथ भी चल सकते हैं, ठीक है, एक भी कोई फैक्टर अफेक्ट कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स भी अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास मोटिव, नीड है, इंटरेस्ट, वैल्यूज़ हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, एज आ गई, प्रिपरेटरी सेट हो गया यानी जो हमारी मेंटल स्टेट है, और फिर सोशल और कल्चरल फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। First of all, we'll discuss about motives or need. Whenever we are more motivated, they tend to see and you can say we tend to see and hear what we want to hear. So हमारे जो motives हैं, जो हमारी needs हैं, these actually lead us to expect to perceive certain things. So in other words, we can also say that we may be set to perceive the world in ways that agree with our motives and match our needs. The second characteristic of the perceiver are the second subjective factor is interest and values. Interest and values का बहुत ही important role है हमारी perception के साथ, because हम उसी चीज़ को क्या कर रहे होते हैं, perceive कर रहे होते हैं जो कि हमारी interest से related होते हैं। For example, एक botany का professor है तो वो क्या करेगा कि जाहिर सी बात है कि वो फ्लोरा के बारे में, अगर वो एक पार्क में बैठा हुआ है तो वो प्लांट्स वगैरह को देखेगा, ठीक है, उसकी अपनी परसेप्शन होगी। लेकिन अगर एक पार्क में कोई और इंडिविजुअल बैठा हुआ है, ठीक है, किसी और फील्ड से बैठा हुआ है, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको परसीव कर रहा होगा, ठीक है। वो जो बॉटनी का प्रोफेसर है, जैसे वो ट्रीज़ पे, वो फ्लावर्स पे और इन तमाम चीज़ों पे फोकस करेगा और वो उसकी जो अटेंशन होगी वो बेसिकली उसकी जो स्पेसिफिक फील्ड है, जो उसका इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड होगी। लेकिन अगर किसी और फील्ड का कोई भी प्रोफेशनल बैठा हुआ है तो उसके जो इंटरेस्ट होंगे वो टोटली उससे डिफरेंट होंगे। देन इज़ पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंस में सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी डेली एक्टिविटी होती है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जब भी हम कोई भी चीज़ सीख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर अफेक्ट कर रही होती है। अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसका अच्छा अफेक्ट होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक स्टिमुलस है, उसके साथ कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस डजंट मीन कि कोई ऑब्जेक्ट ही हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है। तो उस इवेंट के साथ या उस जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है उसके साथ अगर हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हों तो जब हम नेक्स्ट टाइम उसको परसीव करेंगे तो उसको पॉजिटिव वे में परसीव करेंगे। लेकिन अगर हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो थोड़े बिटर हों, हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस फेस किए हों, तो ऑब्वियसली उसका भी अफेक्ट होगा कि हाउ वी आर परसीविंग सच थिंग्स, सच object, such event or such a situation. If we talk about age as a subjective factor, तो एज भी जाहिर सी बात है कि परसेप्शन के अंदर चेंज लेके आती है। बचपन
बचपन में हम कुछ और सोचते हैं, फिर जब हम एडोलेसेंस की एज पे आते हैं कुछ और सोचते हैं, अडल्टहुड में कुछ और सोचते हैं, और लेटर अडल्टहुड में या ओल्डर एजेस में हमारी जो थिंकिंग पैटर्न है, जो हमारी परसेप्शन है, वो चेंज होती रहती है। ये एक्सपीरियंसेस की वजह से भी हो सकता है, ये हमारे इंटरेस्ट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, ये जेंडर डिफरेंसेस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो एज भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा होता है हाउ वी आर परसीविंग डिफरेंट थिंग। देन इज प्रिपरेटरी सेट। प्रिपरेटरी सेट का मतलब ये है कि पर्सन की रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड सर्टन काइंड ऑफ अ स्टिमुलस और सर्टन काइंड ऑफ अ सेंसरी इनपुट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड है जिसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉल आनी है, ठीक है, टेलीफोन कॉल, तो उसको रात में अगर वो कॉल आई तो वो सुन लेगा, बट वाइफ को आवाज़ नहीं आएगी। ये क्या है कि हमारा प्रिपरेटरी सेट है, उस हस्बैंड का प्रिपरेटरी सेट था कि उसे एक कॉल आनी है और उसके माइंड में था, क्योंकि वो आप ये कह सकते हैं इट इज़ एक्चुअली द रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड टू सर्टन काइंड ऑफ अ स्टिमुलस, क्योंकि हमारा माइंड पहले से प्रिपेयर होता है तो हमें वो चीज़ सुनाई भी देती है और हम उसको अटेंड भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देन वी हैव सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, जिसमें हम सोशल फैक्टर्स को पढ़ते हैं, ठीक है, कल्चरल फैक्टर्स को पढ़ते हैं, सोशल सजेशंस को, जिसमें प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाते हैं, इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड्स भी हमारे आ जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव प्रेजुडिस भी आती हैं, नेगेटिव प्रेजुडिस भी आती हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स भी अफेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की परसेप्शन को। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके जो कल्चर हैं, उसके जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करता एक मॉडर्न सोसाइटी में रहने के लिए, तो ऑब्वियसली वो उसकी परसेप्शन उनको लेके अफेक्ट होगी, ठीक है। तो जो सोशल सजेशन है या जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं वो एक्चुअली जो हमारी परसीविंग पावर होती है उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज हमें एक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द सोशल वैल्यूज़। Next we have types of perception. First one is form perception, the second one is size perception, then we have depth perception, perception of movement, and then we have time perception. अब form perception, size perception, depth perception of movement और time perception को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फॉर्म परसेप्शन। फॉर्म परसेप्शन में हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर्म परसेप्शन में हम साइज शेप ऑफ स्टिमुलस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ये टाइप ऑफ परसेप्शन है एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग चीज़ों को इन द फॉर्म ऑफ पैचेस या डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में या फिर ब्राइटनेस और डल लाइट की फॉर्म में नहीं देख रहे होते, बल्कि हम चीज़ों को एक्चुअली परसीव कर रहे होते हैं। जो लैपटॉप है वो लैपटॉप है, जो बुक है वो बुक है, जो नोटबुक है वो नोटबुक है। हम ये नहीं कहते कि ये ब्लैक एंड वाइट का कुछ शेड है, ठीक है, अगर वो प्रिंटेड बुक्स ना हो, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट हो, जैसे कि अभी स्क्रीन है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये ब्लैक एंड वाइट का कोई कंट्रास्ट है, हम इसको प्रॉपरली वर्ड्स की फॉर्म में परसीव करते हैं, ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में इसको परसीव करेंगे, यही होती है फॉर्म परसेप्शन। अब फॉर्म परसेप्शन में सबसे पहले तो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल ये ले लें कि अगर आप घड़ी को देखेंगे तो आप घड़ी को एज अ होल परसीव करेंगे, ना कि उसके डिफरेंट पार्ट्स में कि इसमें नीडल्स भी हैं और इसमें काउंटिंग वर्ड्स भी हैं। ये गेस्टाल्ट का भी प्रिंसिपल है, आप लोगों ने गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ा भी होगा। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल में ये होता है कि हम चीज़ों को अच्छे वे में तब परसीव करते हैं जब उसको हम एज अ होल परसीव करें, ना कि उसके पार्ट्स में। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन को हम लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परसेप्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है इसमें क्लोजर, कंटिन्यूटी, सिमिलैरिटी, नियरनेस, प्रॉक्सिमिटी, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। नियरनेस को प्रॉक्सिमिटी भी कहते हैं। ये जो लॉज हैं गेस्टाल्ट प्रिंसिपल के, ये एक्चुअली फॉर्म परसेप्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग चीज़ों को इन द फॉर्म ऑफ आप कह सकते हैं कि प्रॉपर वे में हम उनको परसीव कर रहे होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनको लॉज ऑफ गेस्टाल्ट प्रिंसिपल कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को इन बेसिस पे परसीव कर रहे होते हैं, यानी जो चीज़ें करीब हों, ठीक है, नियरनेस पे हों, वो प्रॉक्सिमिटी के अंदर आएंगी। जो चीज़ें सिमिलर हों वो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग हम उनको इकट्ठा परसीव करते हैं। कंटिन्यूटी या क्लोजर की बात जब की जाए तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉट्स की फॉर्म में बना हुआ है, तो हम उसको उसी तरह से परसीव कर सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों के साथ आप देखें कि उनकी जो ट्रेसिंग नोटबुक्स होती हैं उनके ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं ताकि जो बच्चे हैं उसके ऊपर सीख सकें। तो वो है कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूएशन, जिसके अंदर जो है आपको पता चल जाता है फॉलोइंग दैट पैटर्न कि ये एक्चुअली क्या अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है या क्या वर्ड लिखा हुआ है। और इसका जो फोर्थ लॉ है विच इज़ क्लोजर। क्लोजर में ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में देखें
तो हमें वो अगर वो इनकम्प्लीट भी है, थोड़ा सा उसका पार्ट मिसिंग भी है, तो तब भी हम उसे कंप्लीट खुद ब खुद कर लेते हैं। तो ये तो कुछ प्रिंसिपल हैं, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल, जिनकी बेसिस पे हमारी आप ये कह सकते हैं कि जो परसेप्शन है, फॉर्म परसेप्शन, वो डिपेंड कर रही होती है। इसके अलावा लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी भी है कि जो सिंपलेस्ट चीज़ें हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले परसीव कर लें, यानी वो दो फिगर्स जो कि आसानी से हम परसीव कर पा रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू कम्प्लेक्स फिगर्स, उनको हम जो है आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको परसीव कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा एक और लॉ है, लॉ ऑफ सिमेट्री या फिर लॉ ऑफ गुड फिगर, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि एक जो सिमेट्रिकल शेप है, हमें पता चल जाता है कि ये एक्चुअली क्या ड्राइंग बनी हुई है, या वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो स्लांटिंग पोजीशन में हो, चाहे वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल व्यू में है, चाहे वो वर्टिकल व्यू में ड्रॉ की गई है, ठीक है, या उसको 3D शो किया गया है, हमें उससे पता चल जाता है कि ये फिगर एक्चुअल में क्या है। देन वी हैव साइज परसेप्शन। साइज परसेप्शन में जो हमारी प्रोसेसिंग होती है वो दो प्रोसेसेस के फॉर्म में हो रही होती है, जिसमें फर्स्ट आती है बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड द सेकेंड वन इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग। अब साइज परसेप्शन में जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो है साइज कॉन्स्टेंसी, शेप कॉन्स्टेंसी और कलर कॉन्स्टेंसी। साइज परसेप्शन को हम परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी भी कहते हैं, इसी वजह से इनके साथ जो है कॉन्स्टेंसी का वर्ड यूज़ किया गया है। अब बॉटम अप प्रोसेसिंग और टॉप डाउन प्रोसेसिंग में क्या होता है? बॉटम अप प्रोसेसिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि ये जो हमारी प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन की हो रही होती है वो सेंसरी डेटा डायरेक्टली ब्रेन में जा रहा होता है, और जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग होती है उसमें ये होता है कि जो हमारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो न्यूरॉन से ट्रैवल करते हुए ब्रेन में और फिर वो परसेप्शन बना लेता है। अब इसमें ये होता है कि आप कह सकते हैं कि जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग होती है वो एक्चुअली जो ऑब्जर्वर की एक्सपेक्टेशन है, जो उसका नॉलेज है, उसके ऊपर बेस कर रही होती है, और जो हमारी बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है उसमें डिफरेंट मल्टीपल फीचर्स आ जाते हैं प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, जो कि उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। टॉप डाउन प्रोसेसिंग में आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज भी कर रहा होता है और गैदर भी कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा हम नेक्स्ट देख लेते हैं साइज परसेप्शन या साइज कॉन्स्टेंसी के बारे में। साइज परसेप्शन को देखें तो जब भी हमें पता है कि एक्चुअल साइज किसी भी पर्सन का, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, तो इररिस्पेक्टिव वो अगर दूर भी है तो हम उसके साइज को उसी तरह से परसीव करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब ये पर्सन एक पीछे खड़ा है बट उसका साइज हमें छोटा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इट डजंट मीन कि उसका साइज छोटा है, हमें पता है कि वो एक बड़ा आदमी है, तो ऑब्वियसली हम उसको परसीव कर रहे होंगे रिगार्डलेस ऑफ द मेजर, रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस, हम उसको एज इट इज परसीव कर रहे होंगे। इसको हम साइज परसेप्शन कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इज शेप परसेप्शन। शेप परसेप्शन में भी सेम उसी तरह से होता है जैसे कि साइज कॉन्स्टेंसी में या साइज परसेप्शन में हो रहा होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक उसकी जो शेप है वो क्या है, तो ऑब्वियसली हम इररिस्पेक्टिव के अगर उसको कॉर्नर से देखें या उसका अबव व्यू देखें या उसका हम जो है वो लेटरल व्यू किसी भी तरह से उसको देखें, तो उसकी जो शेप है वो वैसे ही रहेगी, तो उसको हम उसी तरह से परसीव करेंगे। अगर वो दूर है तो हम ये नहीं कहेंगे कि अब इसकी शेप जो है वो अजीब सी हो गई है, चेंज हो गई है, उसको हम एज इट इज़ परसीव करते हैं, तो यही हमारी शेप परसेप्शन है। द नेक्स्ट वी हैव इज कलर परसेप्शन या कलर कॉन्स्टेंसी। जैसे कि आप देखें यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है, दोनों एप्पल हैं, हमें पता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर, इसी को हम कलर परसेप्शन कहते हैं। यानी वो प्रोसेस जिसमें हमारी अगर फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक किसी भी स्टिमुलस की चेंज भी हो रही है बट हम उसको एज इट इज़ परसीव कर रहे होते हैं, तो उसको हम कलर परसेप्शन कहते हैं। Then we have depth perception. Depth perception is actually the ability to view the world in 3 dimensions and to perceive the distance is known as depth perception. It is actually the ability which helps to perceive 3-dimensional space and to accurately judge the डिस्टेंस। तो डेप्थ परसेप्शन में यही होता है कि किसी भी चीज़ को 3 डायमेंशन में देखना, उसको हम कुछ इस तरह से परसीव करें कि उसके डिस्टेंस को भी देख लें, ठीक है, और इसके अलावा हम उसकी जो है वो कितने डायमेंशन में कि हर साइड से हम उसके हर एंगल से उसको परसीव कर सकें। जो डेप्थ परसेप्शन है इसको स्पेस परसेप्शन और डिस्टेंस परसेप्शन भी कहा जाता है। ये एक्चुअली ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि वो एकदम से किसी भी चीज़ को देख ले 3 डायमेंशन के अंदर, ठीक है, ये ब्रेन की कैपेसिटी है कि वो 3 डायमेंशंस में चीज़ों को देख सकता है, जिसमें हमारे पास आगे डिफरेंट क्यूज भी आ जाते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे।
जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है, ये डेप्थ परसेप्शन को एक्सप्लेन कर रही होती है, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव कि उसका जो ग्राउंड का टेक्सचर है, हमें पता चल रहा है कि बच्चा जो है वो किस जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है। और आप इसको देखें, अगर आप सही से परसीव कर पा रहे हैं तो आपको क्लियर होगा कि बेशक इसका जो ग्राउंड का टेक्सचर है वो सेम है एज इट इज़, कि जैसे का फ्लोर का है, ठीक है। यानी बच्चा जिसके ऊपर, जिस टेबल के ऊपर है, टेक्सचर सेम है, बट फिर भी हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि बच्चा जो है वो थोड़ा ऊंचाई पे है। तो इसी को हम डेप्थ परसेप्शन कहेंगे। अब डेप्थ परसेप्शन के लिए हम डिफरेंट क्यूज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम उनके बारे में बात करेंगे, विच इज़ मोनोक्यूलर क्यू, बाइनोक्यूलर क्यू, ठीक है। अब इन क्यूज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं, इनके आगे हम कैसे फर्दर जो है वो डिस्कशन करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में होगा, जिसमें हम रेटिनल डिस्पैरिटी को, कन्वर्जेंस को भी साथ साथ देखेंगे। देन वी हैव परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। परसेप्शन ऑफ मूवमेंट में देखिए, जब भी हम किसी भी एक मूविंग व्हीकल में जो है वो बैठे हुए हैं, तो हम जब भी बाहर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट जो कि बाहर है वो हमें लगेगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मून और सन को देखें तो हमें लग रहा होता है कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वो भी मूव कर रहा होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। अब परसेप्शन ऑफ मूवमेंट दो तरह की होती है, जिसमें अपरेंट मूवमेंट आ जाता है और रियल मूवमेंट आ जाती है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ परसेप्शन है। द फर्स्ट वन इज रियल मूवमेंट। रियल मूवमेंट में एक्चुअल मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की, उसको हम रियल मूवमेंट या फिर मूवमेंट परसेप्शन कहते हैं। एंड द सेकंड वन इज एपरेंट मूवमेंट। एपरेंट मूवमेंट का क्या मतलब है कि जब फिजिकल मूवमेंट ना हो लेकिन हमें लग रहा हो कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं अक्रॉस द रेटिना, उसको हम एपरेंट मूवमेंट या एपरेंट मूवमेंट भी कहते हैं। देन वी हैव टाइम परसेप्शन विच इज़ द लास्ट टाइप ऑफ परसेप्शन। हम टाइम को बेसिकली सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में और इवन इन द फॉर्म ऑफ डेज, वीक, मंथ या ईयर्स या फिर हम सेंचुरीज़ की फॉर्म में भी उसको परसीव कर रहे होते हैं। इसके अलावा टाइम को इन द फॉर्म ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परसीव किया जाता है। अब कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, ठीक है, बच्चों के अंदर जो परसेप्शन ऑफ टाइम है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू एल्डर्स। अब परसेप्शन ऑफ टाइम जो है वो ये है कि हम किसी भी चीज़ को, यानी कि 1 मिनट हमारे लिए ज़्यादा था, ठीक है, बहुत मुश्किल से गुजरा, या फिर पता, घंटों का भी पता नहीं चलता, ठीक है। ये तो हमारे मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी इमोशनल स्टेट अच्छी है तो टाइम परसेप्शन हमारे लिए बहुत ही, आप ये कह सकते हैं कि टाइम जल्दी से गुजर जाता है। लेकिन वो बंदा, ठीक है, जिसके लिए आप ये कह सकते हैं कि वो इतना मोटिवेटेड नहीं है किसी भी काम को करने के लिए, तो उसका टाइम जल्दी से नहीं गुजरेगा। फॉर एग्जांपल एक ऐसा बच्चा, ठीक है, जिसको अपना पेपर बहुत अच्छे से आता है, तो उसके लिए वो अटेम्प्ट करना, अगर पेपर लेंथी है तो वो टाइम शॉर्ट होगा। लेकिन एक बच्चा जिसको बिल्कुल भी एग्ज़ाम का कुछ भी नहीं आता या उसको जस्ट एक ही क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए वो टाइम गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अब ये होगा कि सेम टाइम है दोनों बच्चों के लिए, बट उनकी कोई भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा है उनकी टाइम परसेप्शन को। जैसे कि हमने पहले भी बात की, परसेप्शन किसी भी तरह से अफेक्ट हो रही होती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की बात हो या परसीवर की बात हो। तो टाइम परसेप्शन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हैं एज, एक्टिविटी, मोटिवेशन और इंटेलिजेंस। इसके अलावा हमारी जो इमोशनल स्टेट है, यानी जो हमारा माइंड सेट है, वो भी अफेक्ट कर रहा होता है टाइम परसेप्शन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फेलोज। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।